हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मोडिया बायोलॉजी क्लास में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसे कि आपको पता था बच्चों कि आप लोगों को फ्री क्रेश कोर्स के माध्यम से आप लोगों का 2 लेक्चर कंप्लीट था बच्चों। आज आप लोगों का तीसरा लेक्चर होगा और तीसरा लेक्चर के बारे में आज हम चलिए चर्चा करते हैं, क्योंकि कल आप लोगों को दूसरा लेक्चर के अंतर्गत दूसरा लेक्चर के अंतर्गत लमसम आपको 11 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट था। 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, तो आज होगा 12 क्वेश्चन। देख लेते हैं 12 क्वेश्चन, तो देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आप सभी बच्चों अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये मत भूलिएगा, क्योंकि आप हम लोगों का एनर्जी मेरा एनर्जी इसी चीज़ों से बढ़ता है, इसीलिए आप प्लीज़ इन बातों को शेयर कर देंगे। चलिए, तो ताकि दूसरे बच्चों को भी तो लाभ हो सके। बहुत सारे बच्चों नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कारण हो पाते हैं जो नहीं कर पाते, इसलिए उन बच्चों को लाभ मिल जाएगा, तो आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी का मैं क्वेश्चन को आज लेके पहले जो आप लोगों का क्वेश्चन होगा उसको लेके आ रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके सामने होगा आपके स्क्रीन पे, वो 12 नंबर क्वेश्चन होगा बच्चों। और 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, जरा क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन में बच्चों कि कायिक प्रबंधन से क्या समझते हैं। कायिक प्रबंधन से बच्चों क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दे। क्या हमें जानना है, 2 उपयुक्त उदाहरण दे, क्योंकि थोड़ा फास्ट में कराएंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। आंसर जानेंगे बच्चों, वह अलैंगिक जनन जिसमें पौधे के किसी भी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधों का विकास होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, कायिक प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं। अब हमें क्वेश्चन कर रहा है बच्चों 2 उपयुक्त उदाहरण देने के लिए। कितना, 2 उपयुक्त उदाहरण देने के लिए। तो पहला उदाहरण है बच्चों ब्रायोफिलम, और ब्रायोफिलम में पत्ती द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों, पत्ती द्वारा। दूसरा एग्जाम्पल हम जानेंगे हल्दी, अदरक, ईटीसी में तना यानी तना में क्या पाया जाता है बच्चों, राइजोम द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। किसके द्वारा बच्चों, राइजोम द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। किसके द्वारा, राइजोम द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। अब हम दूसरी बात की ओर जानेंगे, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो आपके स्क्रीन पर बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, आइए क्वेश्चन को आप लोग बच्चों कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और सभी क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे। और यकीन मानिए बच्चों कि जितना आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है इसी से रहने वाला है बिहार बोर्ड में। आप सिर्फ इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, तो याद रखिएगा बच्चों, जब एग्जाम सेंटर से आप बाहर निकलिएगा तो बिल्कुल खुश होकर निकलिएगा। क्यों, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा बहुत आसानी से, तो याद भी हो जाएगा। दूसरी पहली बात, और इतना शॉर्ट में हमें बताया, ये दिया गया मेरी तरफ से, जो बनाया गया क्वेश्चन बहुत सटीक क्वेश्चन है बच्चों। इसीलिए आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा, किसी भी लेवल का आपका एग्जाम क्यों ना हो, इससे क्वेश्चन जरूर रहेगा। और खास करके तो बिहार बोर्ड में याद रखिएगा बच्चों, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों याद रखिएगा कि जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन है। आपसे पूछा जाएगा बच्चों जनन की अच्छी विधि कौन सी है, तो कहिएगा लैंगिक जनन है। कौन सी है, लैंगिक जनन, क्योंकि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों में विभिन्नता पाई जाती है। जो लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है बच्चों, उनमें विभिन्नता पाई जाती है, जिससे वह बदलते वातावरण में अनुकूलित रहता है। इसके अतिरिक्त लैंगिक जनन से जीवों में विकास होता है। आपसे पूछा जाए लैंगिक जनन से क्या होता है, जीवों में विकास होता है, जिसे संसार में नई संततियों की उत्पत्ति होती है। जिसे संसार में क्या होती है बच्चों, नई संततियों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन में ये सभी विशेषताएं नहीं क्या होती है, नहीं होती है। इसलिए जनन की अच्छी विधि कौन सी है बच्चों, कहिएगा लैंगिक जनन। क्लियर। तो आप सभी बच्चों बताएंगे कि ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझ में आया नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों,
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए समझते हैं। कहता है बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तथा आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अंतर लिखे। यानी दोनों की बात करें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बाह्य और आंतरिक की बात करेंगे, अंतर बात पूछा जा रहा है। तो आइए हम एक साइड आपको लिखना है बच्चों बाह्य निषेचन और एक साइड क्या लिखना है बच्चों, आंतरिक निषेचन की बात लिखना है। आइए हम लोग जानते हैं बाह्य निषेचन के बारे में। पहला नंबर, यह युग्मक संलयन बाह्य माध्यम यानी इनमें जो होता, आपको सटीक बात लिखना थी, लिख लीजिएगा। इसमें युग्मक संलयन बाह्य माध्यम में होता है और याद रखिएगा बच्चों, इसमें युग्मक संलयन आंतरिक माध्यम में होता, इसमें बाह्य माध्यम में बच्चों, और उसमें क्या होता है युग्मक संलयन आंतरिक माध्यम। दूसरा नंबर जानेंगे, इनमें दोनों प्रकार यानी इनमें दोनों प्रकार युग्मक माध्यम में छोड़ दिए जाते हैं, यानी इनके अंदर नर और मादा दोनों छोड़ दिए जाते हैं बच्चों। और इनमें क्या होता है, इनमें केवल नर युग्मक माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। इनमें जो नर युग्मक इनके माध्यम में युक्त किया जाता है और इनके माध्यम में दोनों छोड़ दिए जाते हैं, नर और मादा, याद रखें। तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट जो है स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है बच्चों, बाह्य माध्यम में विकसित हुई नवीन संततियां असुरक्षित होती है क्योंकि इन्हें भक्षकों द्वारा चोट पहुंचाई जा सकती है। मगर इनमें क्या होता है बच्चों, तीसरा नंबर में, इनमें आंतरिक माध्यमों में निषेचन होने के कारण प्राणी अपने प्रारंभिक काल में सुरक्षित रहता है। क्या रहता, प्रारंभिक काल में सुरक्षित माना जाता है, बल्कि बच्चों इनमें क्या होता, ऐसा नहीं माना जाता। किन में कहिएगा, याद रखिएगा बाह्य निषेचन में। अगला पॉइंट जो है बाह्य निषेचन का, चौथा नंबर पर बच्चों, चौथा नंबर पॉइंट है, इस निषेचन द्वारा उत्पन्न जीवों की संख्या अधिक होती है। क्या होती बच्चों, अधिक मानी जाती है। पर आपसे इसमें पूछा जाएगा, इस निषेचन द्वारा उत्पन्न जीवों की संख्या कम मानी जाती है। क्या मानी जाती है बच्चों, कम। सभी बच्चों कॉपी पेन लेके बैठेंगे ताकि सभी क्वेश्चन को आप नोट करते चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्या है कि बाह्य निषेचन क्या है, इसकी क्या हानि है। बाह्य निषेचन क्या है और इसकी हानि की बात करें। किसकी बात करें बच्चों, हानि की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हानि का भी। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों, क्या होगा उत्तर, आंसर, निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होती है। निषेचन की क्रिया जब शरीर के कहाँ होती है, याद रखिएगा बच्चों, बाहर होती है। कहाँ होती है, शरीर की बाहर होती है, तब की हम बात करेंगे। तब की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तब की क्या करेंगे बच्चों, बात। तब इसे बाह्य निषेचन कहते। क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य निषेचन। अतः इसे सफल बनाने के लिए नर तथा मादा युग्मक बड़ी संख्या में उत्पन्न करना पड़ता है। यानी इनमें नर और मादा को बड़ी संख्या में उत्पन्न करना पड़ता है। चूंकि ये संतति बाहर यानी बाह्य वातावरण में विसर्जित होकर रहते हैं। ये जो होते हैं बच्चों, बाह्य वातावरण में विसर्जित होकर रहते हैं। अतः इनकी संतानों को शिकारियों द्वारा खतरा बना रहता है। किसके द्वारा बच्चों, शिकारियों द्वारा खतरा बना रहता है। किसके द्वारा बच्चों, शिकारियों द्वारा खतरा बना रहता है। बना रहता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और कुछ पॉइंट है बच्चों, जान लेते हैं। थोड़ा कुछ पॉइंट और है जिससे इनकी उत्तरजीविता पर खतरा बना रहता है। यह इसका हानिकारक पहलू है। कौन सा पहलू है बच्चों, हानिकारक पहलू माना जाता है। कौन सा पहलू माना जाता है, हानिकारक पहलू माना जाता है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर बताइए। द्विखंडन तथा बहुखंडन में क्या बताइए बच्चों, अंतर बताइए। आइए जो द्विखंडन होगा बच्चों उनके बारे में और बहुखंडन दोनों के बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। पहला है बच्चों द्विखंडन, इससे दो संतान की उत्पत्ति होती है। द्विखंडन से कितना संतान का उत्पत्ति होगा बच्चों, दो संतान का। और इसमें याद रखिएगा बच्चों, इससे कई संतान
की उत्पत्ति होती, किससे? बहुखंडन से। दूसरा पॉइंट हमें जानने हैं बच्चों, इसके केंद्रक निकाय की बात करेंगे बच्चों, किसकी? द्विखंडन की। इसके केंद्रक निकाय एक ही बार विभाजन होता है, मगर इसमें केंद्रक निकाय का बार-बार विभाजन होता है, यानी बहुत बार विभाजन होती है। किसमें? द्विखंडन की बात करें तो। आइए इसका तीसरा नंबर बच्चों हम जानेंगे, बहिर्निषेचन यदि द्विखंडन और बहुखंडन की बात करें तो तीसरा नंबर है, इसमें कोई अवशेषी भाग नहीं बचता है, मगर इनमें बच्चों क्या होता है? इनमें अवशेषी भाग शेष बच जाता है। किसमें? बहुविखंडन के अंदर, और द्विविखंडन के अंदर नहीं बचता। चौथा नंबर है बच्चों, यह अनुकूल परिस्थिति में होता है, और यह अनुकूल तथा विपरीत दोनों परिस्थितियों में होता है। चौथा नंबर बच्चों, पांचवा नंबर है, इनमें जीवों में क्या है? अमर तत्व आता है। जैसे बैक्टीरिया की बात करें, पैरामीशियम की बात करेंगे, और याद रखिएगा इसमें अमर तत्व का अभाव होता है। जैसे अमीबा की बात करेंगे, प्लाज्मोडियम की बात करेंगे, दोनों पॉइंट याद रखिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? क्या कथन यह हर समय सही होता है? आइए हम जानते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा डिटेल से जानेंगे। आंसर क्या है बच्चों? आंसर के बारे में जानेंगे। लैंगिक जनन के दौरान, किसके दौरान बच्चों? लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्या होती बच्चों? आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जो जनक यानी माता पिता जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती है, युग्मकों की उत्पत्ति, इसकी बात करें बच्चों, युग्मकों की उत्पत्ति और निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। यानी आपसे पूछा जाए नए और बेहतर गुणों का उत्पत्ति किनसे होता है? इन विधि से माना जाता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अच्छे अवसर होते हैं। इसी बात को थोड़ा और डीप में जानने की बात है, कुछ क्वेश्चन की लिखने का तरीका की बात करें बच्चों। यह कथन सदैव सही नहीं होता है। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। क्या हो जाता? स्थानांतरित यानी बदलाव हो जाता है, याद रखिएगा। इसलिए इनको हम लोग यानी सही कथन यानी अच्छे अवसर के तौर पर याद रखिएगा बच्चों, देखने का प्रयास करते। आइए जो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन की व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित या अंतवर्त होते हैं। इस बातों को जानेंगे, इन बातों के संबंध की बात कर रहा है। क्या है बच्चों आंसर? लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में, किसकी बात करेंगे? लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस तथा युग्मक जनन यानी गेमिटोजेनेसिस प्रक्रियाएं होती है। कौन सी प्रक्रियाएं होती है? गेमिटोजेनेसिस की प्रक्रियाएं होती है। सामान्यतः यहाँ देखिए, सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित यानी डेप्लॉयड होते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? युग्मक जनन। क्या कहते हैं? युग्मक जनन यानी गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण को याद रखिएगा बच्चों, शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन तथा अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। जहां शुक्राणुओं का निर्माण होगा बच्चों उसको शुक्र जनन कहेंगे, जहां अंडाणुओं का निर्माण होगा उसको अंड जनन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे बच्चों, शुक्राणुओं किसे कहते हैं
और अंडाणुओं को इसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ अंडाणु का निर्माण होगा उसको क्या कहते हैं, ये अंडाणु जनन कहेंगे। जहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है उसको शुक्र जनन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, आपको अनेक क्वेश्चन बन चुका है इससे। इसका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा जननों में होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो आपसे कोई पूछे युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है बच्चों, क्या रह जाती है, तो कहिएगा आधी रह जाती है। क्या रह जाती है बच्चों, आधी रह जाती है। इस बात को याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, ये अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन टाइप है, ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग सभी बच्चों कमेंट करके बताएंगे क्या ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को करा दिया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों बताएंगे। तो आज आप लोगों का जो 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी अक्सर पूछा जाता और कुछ क्वेश्चन और आप लोगों को सिलेक्टिव 5 नंबर का कराया जाएगा। तो फिर हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट।